हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान में लोग टैक्स देने से परेशान हैं। अवामी नुमाइंदों को ये नहीं पता कि टैक्स की लेजिस्लेशन करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब बजट आप देखते हैं तो उस वक्त भी उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कानून क्या बन रहा है, उसका आने वाला इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों पे क्या इसके असरात होंगे, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। वो इस पर कोई डिटेल रिसर्च नहीं होती। जबकि वो इस बात से भी उनको ये भी नहीं मालूम है कि जितनी भी मजबूत टैक्स निज़ाम वाले मुल्क हैं वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स कम है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे आसान काम है इनडायरेक्ट टैक्स लगाना। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई जो है वो आम आदमी के हाथों में चीज़ें जो उसके हैं वो दस्तरस से दूर हो जाती हैं। उसकी ज़रूरत ज़िंदगी महंगी हो जाती है, उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और जब भी वो कहता है मुझे टैक्स नहीं चाहिए, जब भी वो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे लिए ये चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। और उसके दूसरी तरफ जो है जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म कर देंगे आप तो मुल्क कैसे चलेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। आपको पहले स्कीम तो समझनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो है इस मुल्क का वाहिद हल है कि जिस आदमी की आमदनी कम हो उस पर कम टैक्स लगे, जिस आदमी की आमदनी ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा टैक्स लगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पेट्रोल पे हो, खाने पीने की अशिया पे हो, किसी और चीज़ पे हो, वो सब एंड कंज्यूमर के पास ऑन हो जाता है और एंड कंज्यूमर के लिए वो ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब भी लोग कहते हैं टैक्स की वजह से जो है ना हमारे मसाइल बढ़ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टैक्स का निज़ाम दुनिया में राइज है, वहाँ पे इकॉनमीज़ बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, वहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे टैक्स के पैसे से लोगों को मराहत मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये डिस्टॉर्शन है, एडहॉकिज़म पे हम काम करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, इसलिए ये सारे जो मसाइल हैं ये एक जगह जमा हो गए हैं। और अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि चीज़ें हिलती भी नज़र नहीं आ रही। बहुत छोटी सी बात है कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इतने मोबाइल यूज़र्स हैं और उन सब के यूज़र्स का टैक्स कटता है, तो क्या FBI को पता नहीं है कि उनको टैक्स कटता है? क्या वहाँ पे रिसर्च नहीं होनी चाहिए? लेकिन FBI सिर्फ उन्हीं लोगों के पीछे लगी हुई है जो कि FBI के साथ रजिस्टर हैं, जो कि फाइलर हैं। उनका ऑडिट करना उनका सबसे जो है बेहतरीन मशगला बन गया है। वो उसको चाहते हैं कि हर साल लोगों को ऑडिट करते रहें, लेकिन जो उनका काम है असल वो एक्सपेंशन पे नहीं जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट इकॉनमी करना जो है बहुत मुश्किल काम है, अनडॉक्यूमेंट करना बहुत आसान है। हमारे जो हुकूमतें आई वो आते ही ऐसे ऐलान कर देती हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें अनडॉक्यूमेंट हो जाती हैं। वो ये नहीं जानते कि इन अनडॉक्यूमेंट होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉन्ग टर्म में जो है ना आपके माशी निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं और उसकी वजह से आम आदमी परेशान होता है। अभी रिसेंटली जो है साबका वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूली इलेक्टेड एडवाइज़र फाइनेंस से कहा कि जी आप ऐसी प्रपोजल लाएँ कि जी 1 लाख रुपए महीने वाले आमदनी वाले पे कोई टैक्स ना लगे। रिलीफ देना चाहिए, लेकिन रिलीफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल वो जो है आपके लिए मसाइल बढ़ा दें। आप पहले उस पर ग्राउंड वर्क करें, ग्राउंड वर्क करके उस पर कोई प्रपोजल लेके आएँ और फिर उसको जो है एक कंक्रीट प्रपोजल के साथ आगे बढ़ें। तो ये ज़रूरत है इस वक्त की। आज आपको क्योंकि साल इलेक्शन का है, आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ वोट उसको दें जो टैक्स निज़ाम को बेहतर करे, क्योंकि टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, वो हम देखते हैं, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। उनसे भी बात करेंगे। आइए देखते हैं जो पैकेज हमारी टीम ने किया और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मुल्तान सूबा पंजाब का एक अहम शहर है जो जनूबी पंजाब में दरिया चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से मुल्तान को पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर माना जाता है। मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक मुल्तान की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है। मुल्तान शहर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इसे औलिया की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी तादाद में औलिया और सूफियाए कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। सूबे पंजाब का एक अहम सनती मरकज भी मुल्तान को माना जाता है, जहाँ बड़ी तादाद में शीशे और कपास की पैदावार और प्रोसेसिंग की जाती है।
मुल्तान कॉस्मेटिक्स की अशिया, कढ़ाईशुदा कपड़े, कालीन और जराही सामान की बरामद का मरकज भी है। इसे एक ज़रूरी मरकज के तौर पर भी माना जाता है, जहां मुख्तलिफ किस्म की दालों, चावल, गंदम और कुदरती मादनियात के लिहाज से ये शहर अपनी एक अहमियत रखता है। लेकिन यहाँ के अवाम फिर भी कई मुश्किलात से दो चार हैं। अस्पतालों के बाहर कूड़ा करकट, इंसुलेटर मशीन की खराबी और इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस कई नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। मुल्तान की आबादी में तेजी से इजाफा, दरख्तों की कटाई और रिहायशी इलाकों में तेजी से डेवलपमेंट ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा किया है। दरख्तों की कटाई से आम की पैदावार में भी कमी आई है, जिसकी वजह से बरामदात में भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता 2 सालों में चावल की बरामदात में 13% तक कमी वाक़या हुई, जिसकी वजह से किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, ब्रेक से पहले आपने देखा हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया था वलियों के शहर मुल्तान के हवाले से। हम इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में आपको लेके जाएंगे और बताएंगे वहाँ डेवलपमेंट के क्या हालात हैं और टैक्स का निज़ाम बेहतर हो तो ये डेवलपमेंट कैसे अच्छी हो सकती है और आम आदमी को कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, मुफस्सिर अता मलिक साहब ने। आए उनसे बात करते हैं कि चैम्बर और बिज़नेस में कम्युनिटी जो है वो क्या सोचती है, किस तरह इस, बिकॉज़ ये बहुत मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और किस तरह इस मुल्क के टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है और प्रोडक्टिव किया जा सकता है। आपको बहुत शुक्रिया मुफस्सिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बेसिकली हम लोगों से ये कोशिश कर रहे हैं मालूम करने के लिए कि बुनियादी ख़राबी कहाँ है। तो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को आप, क्योंकि आप बिज़नेस में इतने अरसे से हैं, कैसे देखते हैं? क्या आपके ख्याल में मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो आपने पॉइंट आउट किया कि नंबर भी आगे नहीं बढ़ रहा और टैक्स जनरेशन भी एक स्टैगनेंट से जगह पे है। मेरे नज़दीक इसकी मेन वजह ये है कि थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड हमने टैक्स जनरेशन नहीं की है और काफ़ी सेक्टर्स नेगलेक्ट हुए हुए हैं और उनको इसमें टैक्स जनरेशन में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जीडीपी में अपना इनपुट देता है, लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से वो नेगलेक्टेड है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो आई थिंक वो एक एस्पेक्ट है जो उसको टैक्स से बाहर अभी तक रखा हुआ है हमने। दूसरा ये है कि ये परसेप्शन भी गलत है कि पाकिस्तान में टैक्स कोई देना नहीं चाहता। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आपको इस वक्त पता है कि तकरीबन 2/3 जनरेशन होगी इस वक्त ओवरऑल टैक्सेस में। तो हर पाकिस्तानी तकरीबन 14 करोड़ के करीब आपको पता है यहाँ पे सेलुलर मोबाइल यूज़र्स हैं, वो डायरेक्टली टैक्सेस दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है बेशक। फिर आपके यहाँ जो फॉसिल फ्यूल जो आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं वो थ्रू आउट पूरी इकॉनमी में यूज़ हो रहा है, उस पर भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। तो टैक्सेस देखा जाए तो हर तबका दे रहा है, लेकिन टैक्स का निज़ाम तब सक्सेसफुल होता है एक तो अक्रॉस द बोर्ड हो, फ्रेंडली हो और उसका रिज़ल्ट पब्लिक को नज़र आए कि जो पैसा जो टैक्सेस की मद में जा रहा है वो वापस उनके ऊपर कितना खर्च हो रहा है। अगर उसमें पिल्फरेज है, वो किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी मुल्क में हो, वो टैक्स निज़ाम सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी आबादी को देखें तो हमारी जो आबादी है उसका 1%, अगर जो FBR के जो उनके जो डेटा है और जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 1% आबादी का जो है वो टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स के निज़ाम में मौजूद हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात तो आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है। अब डायरेक्ट टैक्स की हम जब देखते हैं तो इकनॉमिक एक्टिविटी भी नज़र आती है, हमें लोगों की इंटरटेनमेंट भी नज़र आती है, हमें रेस्टोरेंट में भी रश नज़र आता है, हमें गाड़ियाँ भी रोड पर नज़र आती हैं, तो हमें शादियों में भी अखराजात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये जो एक गैप है ये फिल नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से, जो मैंने थोड़ी बहुत, बिकॉज टैक्स से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में करोड़ लोगों को टैक्स में होना चाहिए पाकिस्तान में, और लेकिन वो नहीं हो। तो चैम्बर इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, या चैम्बर का क्या व्यू पॉइंट है इस पर, किस तरह इसको बढ़ाया जा सकता है? मैंने जैसे अर्ज़ की कि एक तो इसको फ्रेंडली निज़ाम बनाना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ में डरा धमका के और धौंस से काम नहीं चला सकते। मोटिवेट करें लोगों को वो टैक्स नेट में आएँ, लेकिन टैक्स नेट में इस मुल्क में आने का मकसद ये है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना। जो टैक्स नेट में इस वक्त मौजूद नहीं है, वो जो हाल टैक्स नेट में मौजूद लोगों का देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम टैक्स नेट से बाहर ही रहें, जो बहुत
हाई टैक्स रेट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा मिफ्ता इस्माइल को उनकी पार्टी के जो हेड हैं नवाज़ शरीफ साहब ने इट्स इन द मीडिया के जो टैक्स रेट है उसको लोअर किया जाए और इंडिविजुअल टैक्स रेट्स को मैक्सिमम 15% तक लेके आया जाए। उससे होगा ये कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रजिस्टर्ड हैं टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा और आम आदमी भी जब ये देखेगा कि उसको टैक्स रेट बहुत नीचे आ गया है तो वो उस टैक्स नेट में आने को प्रेफर करेगा। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 12 लाख की आमदनी तक टैक्स नहीं होना चाहिए। जी वो देखिए ये एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं नहीं है। प्रोग्रेसिव सोच है ना ये। हाँ। लेकिन अब उसकी वजह ये है कि एक ज़माना था जब आपने आज से कोई 10-15 साल पहले आपने टैक्स ब्रैकेट्स डिसाइड की कि जी जो 25,000 से ज़्यादा टैक्स आप पेमेंट किसी को देंगे किसी कंपनी को तो आप विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे उस पर। अब वो 25,000 आज से 15 साल पहले का मतलब ये है कि आज वो शायद कोई 2 लाख के करीब है, लेकिन वो फिगर में ही 25,000 रुपये ही टिकी हुई है। इसी तरह आपकी जो टैक्स जो आपकी सैलरी ब्रैकेट्स पे टैक्स डिसाइड हुआ वो भी काफ़ी पुराना है, उसको भी दोबारा तब्दील करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। बट सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक एक फ्रेंडली कल्चर और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि आम टैक्स मुलाजिम जो है वो टैक्स पेयर को हरासा ना कर सके और ख़ुशी से लोग टैक्स नेट में शामिल हों और अपना हिस्सा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालें। तो आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए या नोटिस इशू नहीं होने चाहिए या ऑडिट नहीं होना चाहिए, क्या आप? ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड बट नॉट एक्सटेंसिवली। जो करंट चेयरमैन की भी हमसे बात हुई, एफबीआर के जो करंट चेयरमैन हैं उनकी भी सोच यही है कि ऑडिट्स जो हैं वो सिर्फ एक रेगुलर टूल नहीं होना चाहिए किसी को हरासन करने के लिए। आप एक किस्म से उसको एक क्या कहना चाहिए कि इस तरह यूज़ करें कि अगर कहीं पे प्रॉपर ऑडिट की आपको ज़रूरत है और डिपार्टमेंट के पास इनफ मतलब इंफॉर्मेशन है तो आप ज़रूर ऑडिट करें और जहां आपको शक पड़ता है ऑडिट करें, बट ऑडिट को एक हरासा करने के लिए टूल ना इस्तेमाल किया। लेकिन एफबीआर में तो लोगों की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन बात ये है कि 6 लाख ऑडिट में केस इस वक्त सेलेक्ट होकर पड़े हुए हैं जिसका कोई पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो ऑडिट इतनी कैपेसिटी इनके पास नहीं है कि उसको ऑडिट को कंक्लूड कर दें। अब उस पर प्रपोजल जाते हैं तो चैम्बर में ख्याल में उसको इनिशिएटिव करें कि उसको विड्रॉ करें। मेरे ख्याल में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऐसा कर रहा है कि उनको कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव हो रही है वो चीज़। देखिए मैं 35 तकरीबन साल से बिज़नेस में हूँ। सही है। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि जितने भी टैक्स ऑडिट में टैक्स केसेस आते हैं एफबीआर के पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो वो अल्टीमेटली एंड अप करते हैं टुवर्ड्स हरासमेंट और कोर्सिव मेयर्स। जो इंडिविजुअल बैठा होता है हरासमेंट और सेटलमेंट मतलब मकसद वही है। कोर्सिव मेयर्स का मतलब ही ये है कि वो लेन देन शुरू हो जाता है। मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि टैक्स पेयर जो है वो बददिल होता है और नेशनल एक्सचेकर को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। इंडिविजुअल किटी ज़रूर बेनिफिट करती है लेकिन जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आई थिंक इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि ऑडिट सिर्फ उन केसेस में हो जहां डिपार्टमेंट के पास या एफबीआर के पास इतनी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं हो या कोई उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, या आप ये प्रपोज करते हैं कि कोई 5-10% के ऑडिट होने चाहिए ताकि वो इस तरह की अमल चलता रहे, लोगों को भी इसको यूज़ करने का, सिस्टम को यूज़ करने का नहीं करना चाहिए। नंबर ऑफ ऑडिट शुड बी रिड्यूस्ड एंड जो पहले एक पॉलिसी है कि अगर 1 साल किसी कंपनी का ऑडिट हो गया तो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, आई थिंक इसको 1 साल के बाद 2 साल का रिलीफ उसको दे दें ताकि वो भी सर्वाइव कर सके। वो पॉलिसी तो नहीं है ऑडिट, वो पॉलिसी इस वक्त इफेक्टिव नहीं है बट एफबीआर की इनिशियल पॉलिसी है। आज भी अगर आप उसको कंटेस्ट करें तो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव इस वक्त नहीं है। दूसरा, ऑडिट को सिर्फ एज ए डेटरेंस यूज़ करें, नॉट एज अ प्रैक्टिस कि आपने आधे टैक्स रिटर्न्स जो हैं उनको ऑडिट में ले जाना है। अगर एफबीआर एक अपना एक सर्वे कर लें या एक स्टडी कर लें कि जितने आपने ऑडिट किए उतने उसमें सक्सेसफुल ऑडिट्स कितने थे, तो आई थिंक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसका बेनिफिट नेशनल एक्सचेकर को हुआ या नहीं हुआ।
मेरे ख्याल में कंपैरिजन एफबीआर के पास है। जिस ज़माने में ऑडिट रुके थे उस ज़माने में एफबीआर के सारे जो टारगेट्स थे, सारे रेवेन्यूज Achieve होते वो अपवर्ड थे। जी, तो वो मतलब कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, इट्स रिटन इन द ऑन द वॉल। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ जैसे जब भी हम किसी चेयरमैन से या एफबीआर के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि ऑडिट ना हो, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। और उसकी मुझे वजह नजर आती है, चैम्बर इसको फोर्सफुली नहीं पुश करती। मैंने कहीं चैम्बर को इस बात पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हुए नहीं देखा। मैं आई विल मेंशन जस्ट आई थिंक 2 weeks बैक तारिक महमूद पाशा साहब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए थे, एफबीआर चेयरमैन, और ही वाज वेरी काइंड। ही एग्रीड कि जो ऑडिट्स हैं उसको एज अ डेटरेंस यूज़ करेंगे हम, और उसके लिए उन्होंने हमसे सजेशंस मांगी हैं। वी आर इन द प्रोसेस, इंशाल्लाह वी विल बी सेंडिंग हिम जो हमारी सोच है ऑडिट्स के बारे में, उसके बारे में हम अपनी तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उनको बना के भेजेंगे। पब्लिक एट लार्ज को भी अगर वो आप मतलब भेजें जो आप प्रपोजल भेजते हैं, ताकि लोगों को ऑब्वियसली वी विल शेयर। जो भी चीज़ हम भेजते हैं उसकी एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें मीडिया में भी सारी कवरेज आती है, ताकि लोग पता चले कि क्या होने जा रहा है। हम आप ये बताएं कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो टैक्स का निज़ाम इतने टुकड़ों में बढ़ गया है, आप एज अ बिजनेसमैन कैसे देखते हैं कि ये क्या अमल सही हुआ? इसलिए कि मुझे तो लगता है शायद ये जब 18 अमेंडमेंट लाई थी और जो उन्होंने टैक्स के एलिमेंट को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था कि इसके मसाइल क्या होंगे। अब जो इस वक्त ये एक बिल्कुल ही डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई है कि एसआरबी कहता है कि जी हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे, एफबीआर कहता है हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे। तो इसका आप एज अ बिजनेसमैन क्या, या चैम्बर क्या देखते हैं, इसको किस तरह रिजॉल्व होते हुए देखते हैं, और क्या आपने इस पर कोई स्ट्रैटेजी इवॉल्व की है? चूँकि ये लॉ बन चुका हुआ है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं तमाम बिजनेसेस, और सर्विसेज पे जो है वो प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया गया कि आप टैक्स कलेक्ट करें। इट्स अ सक्सेसफुल थिंग, इसमें इशू नहीं है। सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। इशू ये है इस वक्त एसआरबी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, या केपीआरए हो या बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो, इसमें सिर्फ एक इशू डबल टैक्सेशन का पेंडिंग है, जो हम पिछले 12 दफ़ा कह चुके हैं पिछले सालों में। बट मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा बजट में वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो डबल टैक्सेशन का इशू है। नहीं, लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट जो उन्होंने रखा हुआ है उसकी अब ज़रूरत नज़र नहीं आती कि उस एक्ट को जो है इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। वो रखें बेशक, लेकिन इस्लामाबाद की हदूद तक। हाँ, मतलब वो लेकिन यहाँ पे अब ये इनपुट एडजस्टमेंट के मसले होते हैं, तो जब भी टैक्स पेयर जो है ना वो जबरदस्ती में आ जाता है, तो आपकी इस पे भी बातचीत चल रही है? उस पर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो विथहोल्डिंग का एक बहुत बड़ा हैज़र्ड क्रिएट हो गया है लोगों के लिए, तो चैम्बर आपका क्या व्यू है कि विथहोल्डिंग को किस तरह आप समझते हैं? तो एक जनी है जो कि ख़त्म हो गया, नाम ही हर चीज़ पे ड्रॉप ऑफ पिन पे जो है वो आपका जो है वो विथहोल्डिंग होती है। अब विथहोल्डिंग टैक्स पे मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि देखें, ये एडवांस में गवर्नमेंट हमसे टैक्स रिसीव कर लेती है, जिसके बाद में एडजस्टमेंट दिया जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट गवर्नमेंट या एफबीआर इज़ यूजिंग आवर मनी फॉर गवर्नमेंट्स यूज़। तो जैसे कभी हमारे ऊपर टैक्स डिफ़ॉल्ट आता है या हमारे ऊपर टैक्स एडिशनल टैक्स लगता है, तो हम उस पर लेट पेमेंट चार्जेस पे करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि जब भी आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है और वो आपने सरकार ने यूज़ किया है और बाद में वो रिफंडेबल बनता है टैक्स पेयर का, तो गवर्नमेंट को ना सिर्फ वो पैसा वापस पे करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर जो पीरियड आपने यूज़ किया उस पैसे को, उसका भी कुछ परसेंटेज वापस पे बैक करना चाहिए। सही है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि विथहोल्डिंग टैक्स, या तो विथहोल्डिंग टैक्स को इतने प्रोपोर्शन में रखें कि वो आपको रिफंड ना करना पड़े बाद में, तब तक तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर आप 8% या 10% किसी ट्रांजैक्शन का पैसा होल्ड कर लेते हैं, तो पहले देखें ये कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या इतनी है कि वो उसके कैश फ्लो में से अगर 10% निकाल लिया जाए तो बिजनेस सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन गवर्नमेंट इस पे आ नहीं रही है। वो तो एक ऐसा निज़ाम बन गया है ये तो कि एडहॉक पे पैसे कलेक्ट करते हैं, वाह होती है, रेवेन्यू टारगेट्स अचीव हो गए, लेकिन कोई सोचता नहीं है, ना कोई इसको रियलाइज़ करता है। रियलाइज़ तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन चूँकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के अखराजात, और ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, सारी गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो उस गैप को फिल करने के लिए ये सारे सिस्टम चलाए जाते हैं इस मुल्क में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस एज पाकिस्तान। बट सिंस वी हैव
a big percentage of money which is pilfered, जिसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप अपनी किटी में से पैसे ज़ाया करेंगे, हमेशा हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि जितनी आपकी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। जिस मुल्क के पास इनफ रिसोर्सेज हैं और हम उस पैसे को यूज़ नहीं करते अपनी डेवलपमेंट, अपने पोटेंशियल के ताब यूज नहीं कर रहे। जो पैसा जनरेट हो रहा है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर पाकिस्तान रिक्वायरमेंट इफ़ वी डोंट अलाउ करप्शन। सही। आप ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है 1992 का, आप इस कानून को कैसे देखते हैं? आप क्योंकि आप बिजनेस इसी पीरियड में करते रहे हैं 35 साल में, तो आप इसको क्या ये ज़रूरी था? ये पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इसने बहुत डैमेज किया है? मैं समझता हूँ कि इसको प्रोग्रेसिवली देखना चाहिए कि अगर कोई रिफॉर्म्स आ रही हैं वो क्या बेनिफिट के लिए हैं या सिर्फ टैक्स जनरेशन के लिए है। सही है। सिर्फ अमाउंट्स जनरेट करके टैक्स या गवर्नमेंट की किटी में आ जाना बेनिफिशियल नहीं होता ठीक है। जब तक कि उसका फेयर एक्सपेंडिचर वापस अपनी कौम के ऊपर ना हो। जो भी रिफॉर्म्स आई हैं, टैक्स रिफॉर्म कमीशंस बने हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि उसको मनोमान तस्लीम भी नहीं किया जाता और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ उस हिस्से की होती है जिससे टैक्स जनरेशन में इजाफा हो और टैक्स गवर्नमेंट की किटी में किसी तरह टैक्स बढ़ जाए, वो चाहे बाद में रिफ़ंड ही करना हो। जो इस वक्त सेल्स टैक्स के रिफंड्स रुके पड़े हुए हैं, जो हम बारहा सुनते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि अगली 15 तारीख तक दे देने हैं, वो तो वो होता नहीं, वो 15 तारीख नहीं आती बस। अच्छा, ये 111 एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उस वो ये कहता है 111(4) कहता है कि आप पैसे बाहर से लाएं तो आपसे कोई सवाल नहीं है। इस हम एक एज अ प्रोफेशनल और एज अ टैक्स लॉयर हम देखते हैं कि ये इसने पाकिस्तान के टैक्स को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन बिजनेसमैन ने कभी इस चीज़ को बंद करने की कोई सिफारिश नहीं दी। बिजनेसेस तो हमेशा कहते रहते हैं, बिजनेसमैन की तो ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो ब्लैक मनी को वाइटनिंग की स्कीम्स हैं ये अलाउ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके साथ ज्यादती है कि अगर आप एक 5 साल या 10 साल के बाद जो टैक्स इवेडर्स हैं उनको कोई फैसिलिटी दे दें कि जी आप 5% दे के और अपना सारा पैसा वाइट कर लें। ये हमेशा हमारा स्टैंस ये रहा है कि ये फेयर चांस या फेयर डील नहीं है ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए। अगर आपने यही कोई ऐसी ऑफ़र देनी है तो सबसे पहले आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर को बेनिफिट दें। ठीक है। और फिर जाके आप टैक्स इवेडर को अगर बेनिफिट देना चाहते हैं तो दें, लेकिन पहले आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर को जो आपको किटी में जो पैसा डाला उसको जी। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे और बात करेंगे आपसे, और हमें अभी इस वक्त ब्रेक लेना है, फिर हम आपको इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि चैम्बर जो है वो क्या चाहती है। वो कहते हैं टैक्स जो है वो होना चाहिए और जो टैक्स पेयर हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो टैक्स में आएँ, टैक्स नेट में आएँ। लेकिन गवर्नमेंट को जो है प्रोग्रेसिव रेट लेके आना चाहिए ताकि लोगों को बर्डन ना हो। जिसकी कम आमदनी हो उस पर कम टैक्स हो, जिसकी ज़्यादा आमदनी हो उस पर ज़्यादा टैक्स हो। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आपके सवाल, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, आए पहला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल चीफ जस्टिस और मुतअद्दिद इदारों से ये है कि आवाम इतना टैक्स दे रहे हैं, उसके मद्दे मुकाबिल आवाम को कोई सहूलत भी नहीं है। तालीम ख़रीदना पड़ता है, सियाहत ख़रीदना पड़ता है, दवाई ख़रीदना पड़ता है। इतना अरबों रुपये पैकेज आता है या बजट आता है, उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं है। जी, मेरा सवाल यह है कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें हर तरफ कचरा क्यों नज़र आ रहा है, साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा, सही लोगों को तालीम क्यों नहीं मिल रही, और उसके अलावा ये है कि लोगों को सहूलियात मैसर नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, जबकि हम लोग बिल पे कर रहे हैं। जिन इलाकों में बिल पे किए जा रहे हैं वहाँ पे भी लोड शेडिंग की जा रही है। आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि टैक्स दिया जा रहा है और लोगों को बरात क्यों नहीं मिली, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी आवाम है उसका 1% लोग टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन FBR के बाद जो डेटा है उसके मुताबिक 1% लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं। तो ये इसको बढ़ना चाहिए। देखें, आमदनी आपकी कम है तो वो उससे आपके वो मराद आपको नहीं मिल सकती। तो ये बात ज़रूरी है कि अब ये साल इलेक्शन का है तो इस पर आप लोग तवज्जो दें कि जो लोग सही टैक्स निज़ाम की बात करेंगे, जो लोग सही टैक्स का निज़ाम आगे लेके आएंगे, जिनके मैनिफेस्टो होगा, उनको वोट दें और ज़रूर पूछें उनसे कि आपने हमारे से टैक्स लिया है
इसका क्या किया, ये ज़रूर सवाल पूछें। जब भी ये निज़ाम बेहतर होगा और जब भी आपको मराहत मिलेंगी, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज से ये सवाल पूछना शुरू करें। सबसे अहम बात जो लोगों को चाहिए वो खुद टैक्स दें और दूसरों को भी इनकरेज करेंगे वो टैक्स दें। मेरा एक होटल है जो बहुत अच्छा चलता है, मुझे टैक्स पे करना चाहिए? बिल्कुल टैक्स पे करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें रेस्टोरेंट भरे हुए नज़र आते हैं और लोग अपना खाना ख़रीद रहे होते हैं खाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, लोगों की इंटरटेनमेंट है, और इस पे लोगों आपको टैक्स देना चाहिए जो आपकी आमदनी है। और टैक्स दे के आप जो हैं अपने अतराफ़ में जो जगहें हैं उनको डेवलप भी कर सकते हैं, ताकि आपके होटल और आपके अतराफ़ में जो रोड है, जो पार्क है, वो बेहतर हो सके। तो टैक्स आपको देना चाहिए। मेरी महीना 40,000 आमदनी है, सही है ना? क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता हूँ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ख्वाहिश है इनकी कि गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। इस वक्त जो हमारे पास 4 लाख रुपए सालाना की आमदनी का थ्रेशोल्ड है, उससे नीचे वाले लोग जो है वो टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप देना चाहें तो अपना रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, और अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो उसका एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है जो कि जिस पे आप टैक्स दे सकते हैं। और इसी तरह की सोच चाहिए हमें कि क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता हूँ, क्या मुझे मैं टैक्स दूँ। ये सोच होगी जब भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब ने। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब। हाँ जी, आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया हमें। हम बेसिकली आपसे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है, इसके बारे में आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, किस तरह इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम की तो ये हालत है कि दुनिया के ऐसे ममालिक जिनका टैक्स टू GDP रेशो कम से कम है वो पाकिस्तान का है जी। यानी कि बहुत थोड़े लोग जो है वो टैक्स देते हैं जी। और नाक़िस निज़ाम है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन जो मोटी बात है वो ये है कि टैक्स की जो तादाद है, जो बेस है जी, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर उसको बड़ा ना बनाया तो ये मसाइल चलते रहेंगे। जो मौजूदा टैक्स पेयर है उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। टैक्स की शरह कम की जाए और उसका बेस जो है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो इस वक्त हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं जो कि हुकूमत में रही हैं और रह चुकी हैं और आने वाले वक्त में आएंगी, उनका कोई अपनी ग्राउंड वर्क नहीं है टैक्स के हवाले से। इसके बारे में आपके क्या, क्योंकि कोई सेंसस नहीं है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो टैक्स है नहीं है। इतनी बड़ी फॉलोइंग है लेकिन टैक्स की बात कोई नहीं करता। देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो एक लिमिटेड स्किल सेट है ना। लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समझ यानी कि टैक्स मामला की समझ की ज़रूरत नहीं है। जब आपके मुल्क में सिर्फ चंद 12 या 15 लाख लोग टैक्स देते हों 20 करोड़ की आबादी में, तो वो तो निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता और ना ही वो सस्टेनेबल है। तो इसलिए इसको टैक्स गुजार जो है उनकी तादाद को बढ़ाना जरूरी है, बजाय इसके कि जो बेचारे टैक्स देते हैं उन्हीं को बार बार मजीद टारगेट किया। कैसे बढ़ेगी टैक्स की तादाद लोगों की? उसके लिए FBR के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। FBR को बेहतर करने की जरूरत है। वहाँ पे आगे बढ़ के उन जगहों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो लोग टैक्स नहीं देते, और उनका को सख्ती भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन बुनियादी बात वही है जो मैंने पहले आपसे की है कि टैक्स निज़ाम के अंदर इस वक्त टैक्स पेयर बहुत कम है और जो है उन पे बोझ डाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे शफ़क़त महमूद साहब, उनसे हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया है और वो बता रहे थे कि जी टैक्स दाद बढ़नी चाहिए, टैक्स पेयर हैं और टैक्स निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। लेकिन बुनियादी जो मसला है कि क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए, वो शायद हमसे बात नहीं कर सके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करें टैक्स के निज़ाम पे। जैसे कोई बात नहीं करता था पाकिस्तान में पहले कि टैक्स का निज़ाम बेहतर कैसे हो सकता है। जब भी बात होती थी वो ये होती थी कि ये बस एक पॉपुलेशन का बहुत कम जो रेशो है वो टैक्स पेयर हैं। लेकिन कैसे आगे आना चाहिए, कौन इनसे टैक्स लोगों से लेगा, कौन टैक्स देगा, लेकिन ये बात कभी भी नहीं बात होती थी। पाकिस्तान का हर बच्चा जो है टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन में अपना हक मान रहा है। वो कह रहा है मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
वो कह रहे हैं कि मुझे तालीम दी जाए, वो कह रहे हैं कि मुझे बराबरी के मौक़े दिए जाएं। कसूर में ज़ैनब जो बच्ची है उसके साथ जो वाक़या हुआ है वो दिल खराश है, उस पर हर एक उदास है और वो रियासत माँ की तरफ देख रही है, लेकिन रियासत माँ जो है वो उसके पास वो वसाइल नहीं हैं, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जिनके पास आमदनी है, जो इस मुल्क से कारोबार कर रहे हैं, जो इस मुल्क से कमा रहे हैं, वो टैक्स दें ताकि पाकिस्तान का निज़ाम मजबूत हो सके और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तक़बिल है, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इस बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।